कि वो दोनों नन सिर्फ लड़कियों को लेने के लिए आई थी आगरा से और शहडोल से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर पोस्ट होता है या फिर जो फॉरेन फंडिंग है वो पोस्ट होती है, तो सहयोगियों पे कितने बड़ी सजा। से 200 ईसाई लोग, समुदाय के लोग आकर के वहाँ हालेलुया से करने लग गए, तो इन लोगों ने माहौल को खराब करने का प्रयास किया। अरे नन आ रही, नन की जेब में इतने पैसे तो नहीं, तो कहीं ना कहीं से विदेशी फंडिंग तो इनको प्राप्त हो रही है। जो जांच गया था उसमें से एक बच्ची नहीं जाना चाह रही थी, जिसको वो जबरदस्ती लेके जा रहे थे। जब नन का मामला आता है तो पूरा एक साथ कांग्रेस के लोग और इंडी गठबंधन के लोग आ जाते हैं, सामने खड़े जाते हैं। वहीं छांगुर का जब मामला आता है बाबा का, उन लोग कह रहे हैं मैंने नन लोगों को मारा है। अगर कहीं मेरा मारते हुए वीडियो है, जैसे अभी तक इन लोग वायरल करते हैं, मैं किसी को मारती हूँ तो दुर्ग में 2 ननों की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद उनका जेल दाखिला होता है। जेल दाखिले में उन पे धाराएं ये लगती हैं कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में संलिप्त थी और ये मामला टूल पकड़ता जाता है। बजरंग दल ने इस मामले को ट्रैप किया था और दुर्ग स्टेशन से ये सारी चीज़ें सबमिट की थी जीआरपी थाने को। वहाँ से ये मामला दर्ज होता है, जिसके बाद उनको जेल दाखिल किया जाता है और उसके बाद सियासत का दौर शुरू होता है। राहुल गांधी का ट्वीट होता है। ट्वीट होने के बाद में जो केरल और साउथ इंडिया से जो कुछ सांसद थे, जो राहुल समर्थक या कांग्रेस समर्थक या अलायंस समर्थक जो लोग थे, वो लोग का दौरा होता है कल, और वो जाकर चाहते हैं कि ननों से मिलने की अनुमति मिले। कल हमने आपको ये सब खबर भी दिखाई थी, पूरे पहलू दिखाए थे। उन्होंने वहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि बजरंग दल ने प्रेशराइज करके ये मामला दर्ज कराया। बजरंग दल का साफ तौर पर पलटवार था कि उन्होंने कहा कि जो भी कुछ है तथ्यात्मक कार्रवाई हुई है। इस मामले में नया अपडेट आपको बताना चाहूँगा। इस मामले में आज कोर्ट में पेशी हुई है और कोर्ट में पेशी के दरमियान जो इनकी ओर से वकील हैं, बजरंग दल की ओर से जो वकील साहब हैं, उनकी आपको आगे स्टेटमेंट सुनने को मिलेगी। उन्होंने तथ्य रखा कि ये मामला बेहद संवेदनशील है और इसको एनआईए कोर्ट के सुपुर्द किया जाए। तो फाइनली जो यहाँ के जो जज साहब हैं जिला न्यायालय के, उन्होंने एनआईए कोर्ट के सुपुर्द कर दिया। एक तरह से झटका मिला है। और उसके बाद बजरंग दल का अब क्या रुख है, क्या कहना चाहते हैं रतन यादव मेरे साथ में। आज के जो जजमेंट, मतलब जजमेंट तो नहीं कहेंगे, एक जज की ओर से एक निर्धारण किया गया कि एनआईए कोर्ट सुनेगी। क्या कहना है इस पूरे मसले को देखते हैं? देखिए, कल जब इनका मामला खारिज हुआ और जब इनके सांसद लोग जब आए इंडी गठबंधन के, तो ये तय हो गया कि आज सेशन में लोग लगा के जमानत लेंगे इनका। लेकिन आज हम सवेरे 10 बजे से हमारे पूरे कार्यकर्ता संगठन के और हिंदू समाज के बहन बेटियां, हमारे भाई सभी कोर्ट में आकर यहाँ खड़े हो गए और आपत्ति लगवाए। उसमें ये निकला कि कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी नहीं हुई है, इस वजह से इस जांच को सुनने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये एनआईए के तहत मामला आता है, तो ये एनआईए के पास जाएंगे आप लोग, और बिलासपुर उनको ट्रांसफ़र कर दिया। फिलहाल यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है, मामला यहाँ से खारिज कर दिया गया। जो तथ्य रखे गए थे आपके वकील साहब की ओर से, उस वक्त आप अदालत में मौजूद रहेंगे, जाहिर सी बात है सुनवाई को भी आप महसूस कर पा रहे होंगे। विरोधी पक्ष जो है वो तर्क क्या दे रहा था, जमानत का आधार क्या मांग रहा था, और जो हमारी ओर से तथ्य पेश किए गए वो क्या किए गए? वो कह रहे थे कि ज़बरदस्ती दबाव में आकर के इन लोगों ने अपराध दर्ज किया है, इस पर हमको बेनिफिट मिलना चाहिए करके। लेकिन चूंकि ये छत्तीसगढ़ के बच्चों का सवाल था, छत्तीसगढ़ में और भी बच्चियां गायब हुई हैं, वो सारी चीज़ों को आधार बना करके उसमें संपूर्ण जांच की आवश्यकता है। इस बात को हमारे पक्ष ने जब रखा, तब जाकर के कोर्ट ने ये तय किया कि जाँच अभी पूरी हुई नहीं है, इसलिए जमानत देना तो आता ही नहीं है, इसलिए ये मामला भी एनआईए में जाएगा और एनआईए में ही ये तय होगा कि आगे क्या करना है। इस मामले में जब मैं कल कुछ सांसदों से बात कर रहा था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बजरंग दल है उसके द्वारा असॉल्ट किया गया थाने में, और असॉल्ट करके दबाव पूर्वक ये मामला दर्ज कराने की कोशिश की गई। एक नाम ले रहे थे वो ज्योति शर्मा का, मैम आपका नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि मारपीट करके दबाव बना के सब कुछ करवा दिए करके। देखिए, अगर मैंने नन, जिस प्रकार से उन लोग कह रहे हैं मैंने नन लोगों को मारा है, अगर कहीं मेरा मारते हुए वीडियो है, जैसे अभी तक इन लोग वायरल करते हैं, मैं किसी को मारती हूँ तो अब क्यों ये लोग प्रूफ नहीं दिखा रहे हैं, वायरल क्यों नहीं कर रहे हैं उस वीडियो को, सिर्फ मौखिक क्यों बोल रहे हैं? इसके पहले तो जब मान लो जैसे मैंने पादरी को मारा था, गलत व्यवहार किया था, तो उसका इन्होंने वीडियो वायरल किया था। रहा दबाव बनाने का, कानून अपना काम करता है। जीआरपी थाने को जितने सबूत मिले पूछताछ में, उस आधार पे उन पे कार्रवाई किया गया। बजरंग दल के दबाव में अगर कार्रवाई होता तो 8 घंटा हम रेलवे स्टेशन में हिंदू संगठन वाले नहीं खड़े रहते। इससे उनको समझना चाहिए कि पूरा तहकीकात करने के बाद में उन पे एफआईआर दर्ज किया गया है। जो आप लोगों ने जो 3 महिलाएं नारायणपुर से लाई गई थी, उनसे जब आप लोग पूछताछ किए और जब पुलिस डायरी में उनके जो बयान लिए गए,
उसमें वो महिलाएं कहती क्या थी, कैसे लाया गया था, क्या कह के लाया गया था? जी उनको खाना बनाने के लिए और नर्सिंग के लिए बोल के लाया गया था। उसमें से एक बच्ची नहीं जाना चाह रही थी, जिसको वो ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे। बयान में उन्होंने बताया है कि हमको पैसा देंगे, 10,000 12,000 रुपये महीना देंगे करके उन्होंने बयान दिया। उस बयान के आधार पे उनके ऊपर में केस बना है। ये जो अब पहलू है, इसके बाद में क्या आप लोग ये मांग करेंगे कि जैसे अभी टेरर फंडिंग को लेकर इंडियन गवर्नमेंट बहुत सख्त है, जो धर्मांतरण है उसमें जो फॉरेन फंडिंग आती है उसको लेकर बहुत सख्त है, अब क्या चाहते हैं कि क्या ये सब जो मामले निकलते हैं, क्या ये बहुत बड़ा मॉड्यूल है, एक साधारण सी घटना है, क्या लगता है? नहीं, साधारण घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा एक रैकेट है और ये देश को बर्बाद करने का एक साजिश है। आप देखिए, जब नन का मामला आता है तो पूरा एक साथ कांग्रेस के लोग और इंडी गठबंधन के लोग आ जाते हैं, सामने खड़े जाते हैं। वहीं छांगुर का जब मामला आता है बाबा का, किसी सबके मुंह में दही जम गया, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये एक दोहरा चरित्र क्या बता रहा है? ये दोहरा चरित्र ये बताता है कि ये लोग हिंदू विरोधी हमेशा काम किए हैं और ये हिंदू समाज को समझना चाहिए कि ये लोग हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और समाज अब जागरूक हो गया है, इनके कथनी और करनी को अब जानने लग गया है। कर जो क्रिश्चियन समुदाय से जो यहाँ के व्यक्ति आए हुए थे जिनसे मैं बात किया था, वो कह रहे थे कि बजरंग दल लगातार मतलब एक असॉल्ट वाला रुख अपनाता है, एक आक्रामक रुख अपनाता है ये, और उस तरह से ये कह रहे थे कि विष्णुदेव साय को भी, सीएम को भी कुछ कह रहे थे कि उनसे भी मदद नहीं मिल रही, उनको भी शर्मिंदा होना चाहिए। सब बातें कह रहे हैं कि नन जैसी हमारी महिलाएं और वो क्या इस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल रहेंगी, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, इस तरह से बहुत एब्यूज़ वर्ड का इस्तेमाल बहुत सारा किया गया उनकी ओर से। क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या कहना है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री एक सम्मानीय पोस्ट दायित्व होता है और वो एक सम्मानीय स्थान पर हैं। जिस तरीके से भाषा का उन लोगों ने प्रयोग किया, वो इसका मैं निंदा करता हूँ। ऐसी भाषा नहीं आना चाहिए। दूसरा चीज़, बजरंग दल के लोग हमेशा गुंडागर्दी करते हैं, जो बता रहा था। आप ध्यान दीजिएगा, आप अपने विजुअल में देखिएगा 25 तारीख की घटना। बजरंग दल के लोग बहुत साधारण से, जब उनको शंका हुआ तो जीआरपी में ले जा करके उसकी जाँच पड़ताल करवा रहे थे, लेकिन 150 से 200 ईसाई लोग, समुदाय के लोग आकर के वहाँ हालेलुया से करने लग गए। तो इन लोगों ने माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया। तब उसके प्रतिक्रिया में हमारे लोगों ने, हिंदू समाज के लोगों ने आकर के वहाँ उनको जवाब दिया। इस वजह से अब ये लोग उसको माहौल को बना के ये दिखाना चाहते हैं कि बजरंग दल यहाँ गुंडागर्दी करता है। अरे बजरंग दल गुंडागर्दी नहीं करता। बजरंग दल अपने धर्म के लिए हमेशा तत्पर और खड़ा रहेगा। वो सेवा, सुरक्षा, संस्कार का कार्य करता है। आपके जैसा ये चूतिया और बेवकूफ़ बनाने वाला अभियान नहीं चलाते लोग। आप जैसे बोलते हैं ना कि बजरंग दल गुंडागर्दी करता है, आप क्या करते हैं? आपके भी लोग जब आए थे उसमें तो गैंगस्टर जैसे लोग आए थे, 18-10 साल सजा काटने वाले लोग आए थे। जब जांच करवाएंगे उसमें ना, हमने पुलिस अधीक्षक से कहा है इसमें जांच होनी चाहिए। इनके साथ जो लोग आए हैं उनका बैकग्राउंड जांच करिए कि ये लोग इस टाइप के लोगों को लाकर ये क्या बताना चाहते हैं। बजरंग दल कभी किसी से डरता नहीं है, ये 2 कौड़ी के गुंडे मवालियों से। क्या ये जो मॉड्यूल है, जी बोलिए। जिस प्रकार से आपने भी उन लोगों ने कहा है करके बताया ना कि हमारे नन को ज़बरदस्ती फंसाया गया है, नन जैसे लोगों को, तो मैं कहना चाहूँगी वो नन जैसी जो लोग हैं वो 24 तारीख का आगरा का टिकट करवा के छत्तीसगढ़ ट्रेन में बैठ के 25 तारीख को सुबह उतरी है और 25 तारीख को ही दोपहर का 1 बजे का टिकट आगरा जाने का बना है। तो उस 2 घंटे के लिए वो नन जैसी जो हैं, तो क्या दुर्ग का रेलवे स्टेशन का देखने आई थी क्या कि छत्तीसगढ़ का दुर्ग का रेलवे स्टेशन कैसा दिखता है? ये जो बोल रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ। तो इससे साबित होता है कि वो दोनों नन सिर्फ लड़कियों को लेने के लिए आई थी आगरा से और शहडोल से। ये साबित होता है, उनके टिकट वहाँ जमा है जीआरपी में। तो जो बोल रहे हैं वो पहले सभी सबूतों को देख ले, उसके बाद बोले। मामला जो है एनआईए कोर्ट में गया, आपके वकील साहब से भी बात हुई है। जैसे कि एक मॉड्यूल ये सोचने को मिल रहा है कि जो फॉरेन फंडिंग आती है, फॉरेन फंडिंग के आधार पे बहुत सारी चीज़ें एक्सिक्यूट होती हैं, ये बातें सामने आती है। क्या इस मामले को लेकर भी जो बिहाइंड द सीन, अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि फॉरेन फंडिंग के जरिए सपोर्ट किया जा रहा है, धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या ये नेक्सस का भी जांच हो, ऐसा मांग करेंगे? बिल्कुल मैं मांग करती हूँ कि क्योंकि ये दोनों नन जो पकड़ में आई हैं, इनको बचाने के लिए जितने क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट पार्टी जो है और राहुल गांधी जो कांग्रेस है, सारे लोग, विदेश के लोग भी एकजुट हो गए हैं। तो इससे साबित होता है कि बाहर से धर्म परिवर्तन करने के लिए और हमारे बस्तर की और सरगुजा की बेटियों का मानव तस्करी करने के लिए फंडिंग आता है। इसका जांच बहुत गहराई से
होना चाहिए। और इससे साबित हो रहा है जिस तरीके से पूरे देश का माहौल को इन लोग बिगाड़ के रख दिए हैं। हम बजरंग दल वाले, हम हिंदू संगठन को जो इन लोग गुंडा बोल रहे हैं, तो क्या हम अपने हिंदुत्व के लिए ना खड़े हो, अपनी बेटियों को बचाने के लिए ना खड़े हो? तुमको हम थाली में परोस कर अपनी बेटियां दे, क्या ये चाहते हो तुम लोग? मैं ये पूछना चाहती हूँ इनसे। रवि, इस मामले में क्या कहना चाहोगे? एनआईए को ट्रांसफ़र हुआ है कोर्ट। पहले तो सर्व हिंदू समाज को बहुत बहुत बधाई, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई कि हम लोगों ने आज ये केस को जीत लिया। जीत नहीं लिया गया, खारिज कराया गया है। एनआईए की रिपोर्ट आने के बाद जांच हो गई। आज मैं लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ आप लोग को कि अभी तुरंत प्रेजेंट में लोकसभा में ये मुद्दा बड़ी तेज़ी के साथ गरमाया हुआ है, न्यूज़ में चल रहा है ये मुद्दा भी। मैं देख रहा था कुछ देर पहले, 5 मिनट पहले। बहुत पूर्ण रूप से मतलब 8 से 10 सांसद पूरे हाहाकार मचाए पड़े हुए इस मुद्दे को लेकर। तो मेरा निवेदन है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय हैं वो हमारे तरफ से खड़े हों और इस मुद्दे का जवाब दें उन्हें। तो ये इस तरह से बजरंग दल और उनकी ओर से जो कही हुई बातें आपको सामने हमने रखी, और साफ तौर पर आपका इन विषयों पे क्या कुछ सोचना है, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपका ज़रूर रखिएगा। इस मामले पे लगातार बने हैं और जैसा कि बता रहे हैं कि सड़क से लेकर अदालत और अदालत से लेकर संसद भवन तक मामला ये बहुत तूल पकड़ चुका है। और जो कांग्रेस पक्ष है या जो कांग्रेस अलायंस पक्ष है वो लगातार सरकार के विरोध में आके खड़ा हुआ है। लेकिन बजरंग दल साफ तौर पर ये कह रहा है कि वो गुंडागर्दी की राजनीति नहीं करते, वो अपने धर्म को रक्षा करने की राजनीति कहते हैं। तो इन सारी बातों को मैंने आपके सामने रखा है। आपके इस वीडियो पे कोई राय होगी, कोई कमेंट होगा, आपका ज़रूर रखिएगा। देखिए, जो मुंडानों की गिरफ्तारी के बाद में जो मामला सियासत का उठा और उसके बाद में न्यायालयीन प्रक्रिया तक पहुंचा और उसके बाद में एनआईए कोर्ट में मामला ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के जो सांसद कल आए थे या फिर जो डिफेंड कर रहे थे उनको। और सबसे बड़ी बात, मसीही समाज को भी एक प्रकार से झटका लगा है। ये पूरा विवरण और मामला न्यायालय में कैसे चला है, वकील साहब है मेरे साथ में। भाई साहब आपका परिचय देंगे और बताएंगे कि भैया क्या हुआ था आज कोर्ट में, क्या हुआ था। जी, मेरा परिचय, मैं नीरज सिंह राठौर, अधिवक्ता जिला न्यायालय दुर्ग। पर ऐसा है कि मामला तो 25 जुलाई को जानकारी हुई थी कि जीआरपी ने 2 नन को और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 3 युवतियों बरामद की गई थी। तीनों युवतियों को नौकरी का झांसा देकर आगरा ले जाया जा रहा था। ये जब जानकारी हुई तो जानकारी में हिंदू संगठन, कई प्रकार के हिंदू संगठन जिसमें बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और भी कई संगठन है जो वहाँ पहुँचे थे और विरोध दर्ज किए थे। विरोध दर्ज होने के बाद मामला पुलिस ने दर्ज किया और धारा 143 BNS के तहत और छत्तीसगढ़ जो स्वतंत्रता अधिनियम है जिसमें धारा 4 जो धर्मांतरण से संबंधित है उसके तहत मामला दर्ज किया गया और इनको रिमांड पे 15 दिन की रिमांड पे जेल भेज दिया गया था। आज सेशन कोर्ट में आरोपीगण की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जमानत आवेदन प्रस्तुत करने पर हमारी ओर से, हम प्रार्थी की ओर से इसमें जमानत आवेदन के लिए आपत्ति दर्ज की थी हमने। हमारी आपत्ति मूलतः यह थी कि ये मामला राष्ट्रीय प्राधिकरण का है, एनआईए का है, मतलब इस कोर्ट को सुनने का अधिकार नहीं है। तो कोर्ट ने भी ये पाया कि इस कोर्ट को सुनने का अधिकार नहीं है, इस वजह से उन्होंने बेल रिजेक्ट करी है आरोपीगण की और पुलिस को यह तारीख की है कि ये मामला एनआईए को सौंपे और 15 दिनों का समय दिया गया है। अपोनेंट पक्ष है वो जमानत के लिए क्या आधार बनाकर चल रहा था, किस आधार पे वो लोग जमानत चाह रहे थे? देखिए, जमानत का उनका आधार ये था कि महिलाएं हैं और गलत कार्रवाई की गई है जो एक सामान्य तरह से रहता है, ऐसा कुछ भी ऐसे। लेकिन जब देखिए आधार तब बनता है जब मेरे पास सुनने का अधिकार ही नहीं है तो मैं आपका सही गलत कैसे निराकरण कर सकता हूँ। तो कोर्ट ने यही पाया कि उनको सुनने का अधिकार नहीं है तो मामला निराकरण में आया कि निराकरण ये हुआ है कि यहाँ से निरस्त किया गया और अब ये एनआई कोर्ट जाएगा। जो भी आपके पास अब तक केस डायरी आई है, जो भी बयान आए हैं या जो 3 महिलाओं को नारायणपुर से लाया गया था उनके बयान आपके पास हो सकता आए हों, मीडिया रिपोर्ट्स में भी आप देखे हों, और भी जो तथ्य आए हैं पुलिस की डायरी से जो आपको प्राप्त हुए हैं, उसमें क्या लगता है कितना बड़ा आधार बनता है जो ये आप जैसे अपन चार्ज कर रहे हैं कि ये जो मामला है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है? ये मामला बिल्कुल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है क्योंकि जिन महिलाओं जिन युवतियों को लेके जाया जा रहा था उनका बयान है, उनका बयान हमारे पास नहीं है। जब ये जिस दिन गिरफ्तारी हुई उस दिन मीडिया ने ही लिया था, मीडिया के समक्ष देखिए किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता। आज मीडिया खड़ी है, कोई किसी को दबाव नहीं कर सकता। तो मीडिया के सामने ही उन तीनों युवतियों ने ये बयान दिया था कि हमको लेके जाया जा रहा है, हमारा मन कर रहा है हम बाहर चले जाएं। ऑडियो मेरे पास भी है, हो सकता है आपके पास भी कहीं से हो, आप सुन सकते हैं उसको। तो उसमें ये क्लियर स्पष्ट हो गया था कि उनको ये बताया गया था कि यहाँ तक चलना है। यहाँ पे 2 नन उनसे मुलाकात करती हैं। व्यक्ति जो सुखमन नाम है शायद उस व्यक्ति का जो उनको लेके आया था, और उसका भी ये बयान है कि मैं इतने पैसे प्राप्त कर चुका हूँ
और यहाँ पे ननों को सौंप दिया है, नन उनको लेके आगरा जा रही थी। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल मानव तस्करी से संबंधित है। और आप देखेंगे तो पहले भी ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ से कई युवतियाँ गायब हुई हैं जिनकी जाँच आज भी जाँच का विषय है, जिसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो बैकअप के लिए अभी जो सांसद आ रहे हैं और वो मुलाकात कर रहे हैं, बातें करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ना कानून है, ना प्रशासन है, ना बजरंग दल है, ना मुख्यमंत्री है, ना जज है, हमारी कोई चिंता नहीं है, ये क्या आपको लगता है, क्या ये उनके फेवर है या कोई नेक्सस है? देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे आप कोर्ट में खड़े हैं, कोर्ट परिसर में हम लोग जहाँ अंदर थे, शायद मीडिया भी कुछ मीडिया पहुँची थी, तो वहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी दल के लोग नहीं थे, ना कांग्रेसी थे, ना बीजेपी के थे, ना बजरंग दल था, ना स्वयं सेवक संघ तक किसी प्रकार का कोई दल नहीं था। हाँ, आज बाहर हम देखेंगे तो भाई लोग खड़े हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक समुदाय का नहीं रह गया है। अभी ये क्या हो रहा है कि हिंदू पे जो यहाँ पे जो हिंदुओं पे जो कार्रवाई हो रही है, तो इसमें यहाँ तो सत्ता दल बीजेपी का है। आप कहीं देख लीजिए, कोई बीजेपी का कोई भी विधायक या सांसद यहाँ नहीं आया हुआ। लेकिन हाँ, कल जो हमको जानकारी मिली वो मीडिया के माध्यम से ही मिली, मैं वहाँ व्यक्तिगत रूप से नहीं था। जानकारी ये मिली कि कांग्रेस के कई सांसद कर्नाटक के या केरल राज्य के सांसद पहुँचे थे उन दो ननों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है कि इसमें कुछ बातें जो हैं, जो जांच का विषय है, जब जांच पूरी होगी तो कई तथ्य खुल कर आएंगे कि इसमें कई बड़े लोग हैं जो ये मानव तस्करी से संबंधित हैं, या फिर एक विशेष रूप से धर्म परिवर्तन के जो चल रहा है कार्य, उसमें धर्मांतरण में लोग। अंतिम सवाल है, जैसे कि टेरर फंडिंग पे जैसे अभी एक बाबा की गिरफ्तारी होती है और बहुत सारे और नेक्सस पकड़ाते हैं, उसमें बहुत सारा टेरर फंडिंग और धर्मांतरण के लिए जो रकम है उसका मतलब यूटिलाइजेशन होना वो साबित पाया जाता है। आपको क्या लगता है कि ये सब जो नेक्सस पकड़ा रहा है उसकी भी जो एनआईए अगर जांच करे तो उसकी जो फंडिंग आती है, फॉरेन फंडिंग आती है, या इस तरह से क्या ये पहलू भी आप रखेंगे कि ये जो फंडिंग का जो नेक्सस है उसको भी तोड़ने के लिए कुछ जांच और अच्छे से हो? देखिए, जब ट्रायल चालू होगा तो हम तब भी रहेंगे। हमारी तरफ से विशेष रूप से जो आपने कहा ये जांच में ये बात आनी ही है कि इसमें बहुत सी फंडिंग ही है। देखिए, एक बात बताइए कि आप धर्मांतरण ज़्यादातर हो रहा है, मूलतः पैसे दिए जाते हैं, गरीबों का ये धर्मांतरण हो रहा है। आप हमसे क्यों नहीं कहते? किसी पढ़े लिखे व्यक्ति जो प्रबुद्ध है, प्रबुद्ध नागरिक, आप किसी डॉक्टर, इंजीनियर के पास जाइए, वकील के पास जाइए, आप उनको बताइए कि फलाना यीशु मसीह ये जो भी हैं आपको सही कर देंगे, या आपको इतना, ये कहीं ना कहीं इनको फंडिंग तो की जाती है। तो फंडिंग सर, कोई भी व्यक्ति जो आ रहे हैं, नन आ रही, नन की जेब में इतने पैसे तो नहीं, तो कहीं ना कहीं से विदेशी फंडिंग तो इनको प्राप्त हो रही है, जो जांच का विषय है, जो इसलिए ये मामला राष्ट्रीय प्राधिकरण का बनता है। और जब जांच होगी तो इसे तथ्य खुल के सामने आएंगे। एक अंतिम सवाल, ये जो सारा कुछ राडार कस रहा है उसमें जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर पुष्ट होता है या फिर जो फॉरेन फंडिंग है वो पुष्ट होती है, तो सहयोगियों पे कितनी बड़ी सजा हो सकती है? ये जो डायरेक्ट लिंक अगर निकलता है तो इन पे कितनी बड़ी सजा हो सकती है? देखिए, उसमें सजा का प्रावधान तो है। देखिए, अगर इसमें सम्मिलित पाए जाते हैं तो 10 वर्ष तक की सजा है, आजीवन कारावास से भी संबंधित है। तो वो तो जांच का विषय है सर। जांच में जब आएगी तो ये निराकरण कौन करेगा? ये कोर्ट करेगा, हम और आप तो नहीं कर सकते। थैंक यू। तो ये वकील साहब थे, साफ तौर पर इन्होंने तथ्य और पहलू रखे हैं और मैंने अपने पूरे सवाल जो कोर्ट में चले वो भी पूछे, आगे क्या होगा प्रक्रिया वो भी पूछा। आपकी इन विषयों पे क्या राय है ज़रूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स आपका है। और लगातार हम इस घटनाक्रम पे बने हुए हैं और इस घटनाक्रम में जो भी कुछ अपडेट होगा आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। मेरा नाम शशिकांत तिवारी, आप नेशन प्लस टीवी के देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और अपने कीमती विचार ज़रूर रखिएगा।